ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको जो है वो फॉर्मूला गिवन है कोन का वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। क्वेश्चन में अ सॉलिड कोन हैज रेडियस y, विच मींस कि अगर मैं एक यहाँ पे कोन ड्रॉ करता हूँ तो उस कोन में जो उसका रेडियस है दैट इज इक्वल टू y। Similarly, the curved surface area of a cone is pi RL, यानी कि curved surface area से मुराद है कि जो कोन का जो बाहर आउटर सरफेस होती है, जो curved surface होती है, उसका जो एरिया का फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। एंड व्हाट इज एल? एल इज द स्लांट हाइट, द slanted height of the cone. And the surface area of a sphere is 4 pi r square. ठीक है, तो the slant height of the cone is 25% larger than the radius of the cone. अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज एल is equal to 25% larger than the radius of the cone. So the radius of the cone is y, और y को अगर मैं 25% इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा 1.25 के साथ। 1.25 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया कि जब आप किसी चीज को इंक्रीज करते हैं तो आप वन में उसकी परसेंटेज की डेसिमल वैल्यू ऐड करते हैं, और जब आप किसी चीज को डिक्रीज करते हैं तो आप वन में से उसकी परसेंटेज की डेसिमल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो द डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू 1.25, so 1.25 times y, so the slant height of the cone is 1.25 y. अच्छा, आखिरी जो आगे जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो स्फेयर है उसका रेडियस है कैपिटल आर के इक्वल, and the surface area of the sphere is equal to the surface area of the sphere, यानी कि 4 pi r square surface area of the sphere is equal to the total surface area of the cone. तो curved surface area of the cone था pi r l प्लस बेस ऑफ द कोन भी हमने शामिल करनी है जो कि फ्लैट सरफेस होती है कोन की, वो इस फॉर्मूले में शामिल नहीं होती, which is pi r square. Now what we'll do is substitute the value of radius and slant height. तो ये बनता है आपका 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई, रेडियस की जगह वाई, स्लांट हाइट की जगह 1.25 वाई आ जाएगा, और प्लस पाई, और रेडियस की जगह आ जाएगा वाई का स्क्वायर। तो ये आपका बनता है 1.25 पाई वाई स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे? आगे सिंपलीफाई करने के लिए व्हाट विल डू इज वील सिंपली टेक पाई कॉमन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इधर भी पाई लिखा हुआ है, यहाँ भी, तो मैंने पाई कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा 1.25 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लेफ्ट पे है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पाई को और इस वाले पाई को कट कर दूंगा, और 1.25 में 1 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2.25 वाई स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा 4 आर square. ठीक है, now the next step is to write down 2.25 as a fraction. So 2.25 written as a fraction is 4 r square is equal to 9 by 4 y square. 2.25 as a fraction is 9 by 4, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इस 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस 4 के साथ, ये बल्कि इस जो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है उसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज, स्फेयर का रेडियस इज नॉट स्मॉल आर, स्फेयर का रेडियस इज कैपिटल आर, तो इसकी जगह में मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ। ये बनता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 वाई स्क्वायर। व्हाट वील डू इज, हमें जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर नहीं है, उसमें सिर्फ आर और वाई है, तो मैं क्या करूंगा मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा टू रिमूव द स्क्वायर, स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर बच जाएगा, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हर चीज का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है वाई। सो क्वेश्चन में हमने वाई को सब्जेक्ट बनाना था, सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वाई इज इक्वल टू
ये 4 जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जाके डिवाइड होगा, सो 4/3 आर, हैंस प्रूवन। ठीक हो गया। एंड द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। So the volume of the cone, the formula for the volume of the cone is given 1/3 pi r square h. तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 pi r square h. So the radius of the cone is 1/3 pi y square h, और y को हमने सब्सटीट्यूट कर देना है विद 4/3 r, क्योंकि हमने आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ r। तो इंस्टेड ऑफ y हम लिखेंगे 1/3 बाय 4/3 कैपिटल R होल स्क्वायर एंड h। सही है, बस अब इसको आप एक्सपैंड करें, सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ r। तो ये आपका बनता है कुछ 1/3 बाय 16/9 कैपिटल R स्क्वायर h, 16 ओवर ये बनता है आपका 16 बाय R स्क्वायर h divided by 20, 3 into 9 is 27. So this is your answer for the volume in terms of capital R. ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, नाउ वील स्टार्ट, अगला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं हम, विच इज जियोमेट्री। सही है। सो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। सर जी जी बोलो। सर मारिया कह रही है कि वो भी एकेडमी थी इसलिए वो नहीं दे रही। वो अभी एकेडमी में है? हाँ जी। अच्छा, उसने बताया भी नहीं, मैं सुबह से उसका वेट कर रहा था कि वो बता दे मुझे, वरना मैं क्लास का टाइम आगे पीछे कर लेता। चलो मैं उससे फिर लिंक शेयर कर लूंगा बाद में लेक्चर का। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक, एंड द न्यू टॉपिक इज ज्योमेट्री। ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री में काफी सारी चीजें कवर होती हैं। सही है। तो हम लोग इसका जल्दी से एक ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हाट वील बी डूइंग इन दिस टॉपिक इज कि ज्योमेट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद हम लोग करेंगे आपका एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ polygons, and then finally we'll be doing all the angle properties of a circle, angle properties of a circle। और फिर इसी में हम एज एन एक्सटेंशन आगे कर लेंगे geometrical constructions, geometrical constructions। अच्छा, एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा जल्दी से हम देखते हैं बेसिक्स। एंगल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ज्योमेट्री का द मोस्ट बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर इज अ पॉइंट। ठीक है। एंड व्हेन वी जॉइन मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड इनफाइनाइट पॉइंट्स टुगेदर, इट मेक्स अ लाइन। ठीक है। तो लाइन जो होती है ना ज्योमेट्री में, वो बहुत सारे पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन होती है, ज्वाइन करने से बनती है। ठीक है। किसी भी एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और अगर इफ आई ड्रॉ अनदर लाइन, तो जब दो लाइंस मिलती हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज O and this ending point of the line is A and this ending point of the line is B. So we can call them the line segment AB, sorry, the line segment OA and the line segment OB. And both the line segments are intersecting or meeting at a point O where an angle is formed. Okay? So whenever two lines meet at a certain point, an angle is formed. अब वो एंगल की मुख्तलिफ इकसाम है, टाइप्स हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, एंगल तब बनता है जब दो लाइंस एक सर्टेन पॉइंट पे जाके मिलती हैं। ठीक है। अब एंगल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आप इसको, हम लोग इसको अज्यूम करते हैं, इस तरह से इसको समझते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर ये ऐसे हो रहा है। ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इस लाइन को पिक किया, इसको मैं रोटेट करता हूँ, और
इस लाइन की रोटेशन करना स्टार्ट करता हूँ तो ये अब एंगल इंक्रीज करता जा रहा है, सही है। एंगल इंक्रीज करता जाएगा यहाँ तक कि जब ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी टू द लाइन ओ बी, द एंगल विल बी इक्वल टू 90 degrees. Before that, all the angles created were less than 90 degrees. So the angles less than 90 degrees are acute angles. ठीक है? When the angle increases to the certain point that both the lines are perpendicular, a right angle is formed, which is 90 degrees. अब जैसे ही मैं इस लाइन को फर्दर और रोटेट करूंगा इन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल और बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 90 डिग्री से बड़े एंगल्स जितने भी होते हैं ये तमाम एंगल्स कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है। अब मैं इसको इतना रोटेट करूं कि ये लाइन मेरी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। इसको मैं एक मिनट पिक करके ओ के साथ जोड़, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है 180 डिग्री। सो द एंगल एट अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। लेट्स रोटेट इट फर्दर, इसको मैं और रोटेट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं लेट सपोज 180 से थोड़ा ज्यादा रोटेट कर दिया, इसको वापस पॉइंट ओ पे लगा के देखते हैं। अब जो एंगल क्रिएट हो रहा है अब जो एंगल क्रिएट हो रहा है, this angle is now greater than 180 degrees, and the angles greater than 180 degrees are called reflex angles, ठीक है। तो इसको जरा अब हम लिख लेते हैं। नंबर वन कैटेगरी, acute angles, all the angles in the range 0 to x is greater than 0 less than 90, इस रेंज के एंगल्स। नंबर टू, ऑब्ट्यूस एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स की रेंज होती है x is greater than 90 degrees and less than 180 degrees. Number three, a right angle, and a right angle is always x is equal to 90 degrees. Number four is a reflex angle, and the reflex angles are always x is greater than 180 degrees and less than 360 degrees. ये आपके एंगल की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि जिनको कहते हैं आप मैथमेटिकल टर्म्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि आपके पास एक राइट एंगल बना हुआ है और इस राइट एंगल में एग्जामिनर ने आपको सर्टेन डिविजन्स कर दी हैं लाइंस के हेल्प से, सही है। लेट सपोज ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे 15 डिग्रीज, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है लेट सपोज 25 डिग्रीज, एंड देयर इज अनदर एंगल इन बिटवीन एंड दैट इज x, and the examiner wants you to find out x. Hence, you know that 25x and 15 are complementary angles. Complementary angles की definition होती है कि of them sum of complementary angles is equal to 90 degrees. क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पे मैंने लिमिट कर दिया है कि ये जो मैक्सिमम जितने भी आप डिविजन्स कर लें उन तमाम एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल। तो हम इसकी हेल्प, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक्स बता सकते हैं कि क्या होगा। 25 प्लस एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस, और 25 और 15 को यहाँ पे प्लस करें 40 बनेगा, वहां पे लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्रीज। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी तमाम एंगल्स का सम 90 के इक्वल हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। सिमिलरली अगली चीज होती है जिनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या सीन होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 degrees, which means that we have a point O, a straight line and many divisions on the straight line. एक ये डिवीजन होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, सही है। लेट्स सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज लेट्स सपोज, इसको कहते हैं 2a और इसको कर देते हैं 20 डिग्रीज और इसको कर देते हैं a। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है और एग्जामिनर कहता है फाइंड a। अब इस स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितनी मर्जी डिविजन्स हो जाएं, हमें ये पता है कि इन इसका प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों एंगल्स का सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, वी लेट देम अप, 60 प्लस 2a प्लस 20 प्लस a, और इनको इक्वल कर देंगे 180 डिग्रीज के।
2a और a का सम क्या होता है? 3a प्लस 60 and 20 equals 80 is equal to 180. 3a is equal to 100. a is equal to 100 divided by 3. तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आते हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से। अगला जो कॉन्सेप्ट है एंगल्स में, वो एंगल्स में कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। लेट सपोज ये एक पैरेलल लाइन है और उसके पैरेलल मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, और उन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ की जो उनको कट करते हुए गुजर रही है। अब इस ट्रांसवर्स लाइन की वजह से parallel line number one and parallel line number two. So in the parallel line number one and between the transverse line, we are having four different angles. Let's suppose this is angle A, this is angle B, and let's suppose this is angle C, and let's take another color. This is angle D. चार एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पैरेलल लाइन नंबर वन और पैरेलल लाइन नंबर टू बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी कि एग्जैक्ट यही ऊपर वाला केस एज इट इज नीचे फॉलो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे एंगल ए क्रिएट हो रहा है, तो नीचे वाले केस में भी एग्जैक्टली टॉप लेफ्ट पे ही एंगल ए क्रिएट होगा, सही है। अगर यहाँ पे टॉप राइट साइड पे एंगल बी हो रहा है, तो एग्जैक्टली इस जगह पे एंगल बी क्रिएट होगा। और सिमिलरली सेम केस यहाँ पे एंगल डी क्रिएट होगा, और सेम केस यहाँ पे आपका एंगल सी क्रिएट होगा, ठीक है। एज इट इज इनको क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एक और चीज पे गौर करते हैं, वो ये है कि whenever there's an x, whenever there's a cross, ये जब क्रॉस बनेगा, तो इस क्रॉस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये बी है और इस बी के ऑपोजिट है एंगल सी, तो इस पेयर को भी कहा, ये पेयर ऑफ एंगल्स भी इक्वल होता है। बी इज इक्वल टू सी बिकॉज बिकॉज ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बी इज इक्वल टू सी बिकॉज वर्टिकली opposite. So the angles which are vertically opposite to each other are equal. जब भी ऐसे करके क्रॉस बनेगा, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली जब भी दो पैरेलल लाइंस आएंगी, तो आपने ढूंढना होता है कि जी कहाँ पे बन रहा है। एक जी भी बनता है हमेशा। तो लेट्स सपोज ये एक, मैं इसको पर्पल से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जी बन रहा है। तो whenever there's a z, look for the angles at the edges at the corner of that z, सही है। एक कॉर्नर एक एच पे एंगल सी है, और एक कॉर्नर एक एच पे एंगल बी है। तो दिस पेयर ऑफ एंगल्स is also equal to each other. C is equal to angle B because these angles are called alternate angles, ठीक है। alternate angles, ठीक हो गया। तो सी और बी भी इक्वल है, वो हमें यहां से भी पता चल गया था क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, और इस कॉन्सेप्ट से भी पता चल गया क्योंकि एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। सिमिलरली ए की जगह पे ए लिखा जाएगा, सी की जगह पे सी लिखा जाएगा, डी की जगह पे डी लिखा जाएगा, बी की जगह पे बी लिखा जाएगा, बिकॉज दे आर कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। और आखिरी चीज, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, जो मैं ब्लैक से लेबल करने लगा, पैरेलल लाइंस के दरमियान में और ट्रांसवर्स लाइंस के दरमियान में ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, जैसे बी और डी है, इन एंगल्स को कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स। इनको कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि एक इंटीरियर एंगल है यहाँ पे डी, और दूसरा इंटीरियर एंगल है यहाँ पे बी, तो इनका सम होगा इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। और ये प्रूव, इसका प्रूव यहां से होता है कि बिकॉज बिकॉज वी हैव अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर, और इस स्ट्रेट लाइन पे एट दिस पॉइंट दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल डी, तो इनका सम किसके इक्वल होगा? इनका सम 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ए और सी का सम भी 180 है, बी और डी का सम भी 180 है, जो कि हमें वो मुख्तलिफ डायमेंशन से प्रूव हो रहा है, सही है। ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आगे चलते हैं आप, सही है। Now let's move on to the property of आपका एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है। पॉलीगॉन्स किसको कहते हैं? पॉली मींस मोर देन टू,
more than 2, and gon means sides. So any shape having more than 2 sides is called a polygon. So the polygons start, the most basic polygon, the smallest possible polygon is a triangle. So yeah, a triangle has 3 sides. तो ये जो n इस्तेमाल किया जाता है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ polygons में, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ साइड्स. The number of sides of a triangle are 3. The number of angles will always be equal to the number of sides. तो वो भी 3 होंगे. और sum of all angles, all interior angles is equal to 180 degrees for a triangle. ठीक है. तो फॉर्मूला ये है, the formula for number one formula to memorize is sum of interior angles of an n-sided polygon is n minus 2 times 180. This is the formula for sum of interior angles. यानी कि किसी भी शेप के सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है. अगर वो 5 साइडेड शेप है तो n की जगह पे हम 5 सब्सटीट्यूट कर देंगे. 3 साइडेड शेप है तो n की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो इस तरह. और अगर मुझे एक इंटीरियर एंगल चाहिए, सिर्फ वन इंटीरियर एंगल या ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन, तो उसका फॉर्मूला ये होगा कि जो सम का फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 180, इसको हम नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n से डिवाइड कर दें. So if you divide the formula of sum with n, you will get one interior angle, and if you will not divide by n, you will get the sum of all interior angles. ठीक है. For example, I have a pentagon. तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक पेंटागन यानी कि 5 साइड शेप है, इसमें कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 5. अब मुझे चाहिए कि यार इन पांचों एंगल्स का अगर मैं सम करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा, इस वाले में. ठीक है. What I'll do is 5 minus 2 into 180, and the answer I'll get will be equal to 540. अब 540 मेरे पास सम आ गया. मुझे पता है कि टोटल कितने एंगल्स हैं, 5 एंगल्स हैं, और टोटल साइड्स कितनी है, वो भी 5 है. तो मैं सारे एंगल्स के सम को नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करूंगा, यानी कि 5 से, तो मुझे एक आंसर मिल जाएगा 108 डिग्री, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 108. 108 सेम गोज फॉर दिस, 108 सेम गोज फॉर दिस, सेम. ये पांचों, ये एक रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं जिसकी पांचों साइडें बराबर है. अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्सटीरियर एंगल्स का. एक्सटीरियर एंगल कहते हैं कि अगर मैं पेंटागन की किसी भी साइड को, लेट सपोज पेंटागन पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब मैं इस ए बी लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ. सही है. एक्सटेंड करने से जो ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. ये कभी भी गलती ना करना, ये जो पूरा बाहर रिफ्लेक्स है, इसको एक्सटीरियर नहीं कहते. एक्सटीरियर एंगल कहते हैं कि किसी भी साइड को आप बाहर एक्सटेंड करते हो. जैसे बी से मैं अगर अगले पॉइंट सी की तरफ आ रहा हूँ, ये तो यहाँ से अगर मैं लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ, so this angle created outside is the exterior angle. Similarly, like this is the exterior, this is the exterior angle, and if this line is extended, this is the exterior. तो अब मुझे बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन है, इंटीरियर एंगल है 108, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 180 minus 108, and this will be equal to 72. और एक और बात याद रख लें, जैसे हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लिखा है, तो किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 360 डिग्री. यानी कि ये 72 डिग्री है, ये भी 72 है, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ये पांचों एक्सटीरियर एंगल्स 72 के बराबर हैं. तो 5 को जब मैं 72 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 360 डिग्री. किसी भी एन साइडेड पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है. और हमेशा याद रखें, जब आपको एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए होता है या एक इंटीरियर एंगल चाहिए होता है, तो हम उसके सम के फॉर्मूले को एन से डिवाइड करते हैं. तो वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन. वन एक्सटीरियर एंगल is equal to 360 degrees divided by n. So for example, I have a pentagon. I will divide 360 by 5, and the answer is 72 degrees, which I had proven already by drawing the straight line. तो एक और पांचवा फॉर्मूला भी यहाँ से हमारे पास डिराइव हो गया, वो भी लिख लें कि एक इंटीरियर एंगल प्लस एक एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है.
ये हम लोगों ने फॉर्मूला कहाँ से निकाला? हम लोगों ने फॉर्मूला ये स्ट्रेट लाइन की हेल्प से निकाला कि ये वाला एंगल है इंटीरियर एंगल विच इज 108, ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल विच इज 72, और ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, हेंस इसका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो दीज आर ऑल द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो बिफोर मूविंग ऑन टू द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, हम लोग पहले ये पॉलीगॉन्स वाले जितने सवाल है ना उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक था, इसके अगर 2-3 मार्क के सवाल बीच में आ भी जाए तो हम कर लेंगे, लेकिन पॉलीगॉन्स वाले थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम लोगों ने करने हैं। मैं आपको ना एक सवाल देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग खुद से करते हैं कि नहीं। एक स्टेटमेंट है, उसके लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा, ठीक है? अ पेंटागन, अ रेगुलर पेंटागन, a regular pentagon A B C D E F इसको कर लो, इन a regular pentagon A B C D F, the side the side BC and the side DE are extended to meet at point G. Find angle ये बनेगा आपका find angle G. This is the question फॉर 4 मार्क्स। मैं आप लोग को इस सवाल के लिए दे रहा हूँ 3, बल्कि नहीं, 5 मिनट दे, 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। समझें, गौर करें। हिंट ये है कि पेंटागन ड्रॉ कर लें और उनकी वर्टिसेस लेबल करें, और फिर गौर करें कि बी सी और डी ई किस तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं और कैसे मिलेंगे। जहां पे मिलेंगे वहां पे पॉइंट जी बनेगा। फिर इस डायग्राम की हेल्प से आप शायद इस एंगल जी को फाइंड आउट कर सकें। यू हैव 5 मिनट्स फॉर दिस। अगर आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में डाल दें, अभी आपके पास हैं 2-3 मिनट।
हाँ जी माइसा हाजरा, एनी अपडेट? हो रहा है कुछ? माइसा हाजरा, जी सर। हो गया सवाल? जी। इसका देखिए पेंटागन है, तो विच मीन्स के ए बी सी डी ई, A B C D E, बस हाँ एफ नहीं है, सॉरी, माय बैड, लेट्स रिमूव दिस एफ। तो A B C D E इज द साइड, एंड द साइड BC एंड द साइड DC आर एक्सटेंडेड। लेट्स, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस है, आप लोग इसीलिए कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको ठीक कर लो। सो द साइड BC एंड द साइड AB, द साइड AB and the side DC are extended, सही है? Just correct the question please. So the regular pentagon ABCDE में जो साइड AB है ये वाली, और जो साइड DC है ये वाली, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, तो बोथ द साइड्स विल मीट एट द पॉइंट G। दिस इज द क्वेश्चन। और आप लोगों ने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने सवाल में गलती की थी, तो मैं आप लोगों को 2 मिनट और दे रहा हूँ, डायग्राम बन गई है। अब आप लोग फाइंड आउट करके बताएं आंसर जल्दी से, शाबाश। हाँ जी, एनी क्लू, एनी आंसर? सर 33। 33, चलो ठीक है, माइसा की तरफ से आंसर आया 33। हाजरा आपका आंसर आया? नहीं। अच्छा देखो, सबसे पहला तो बच्चों के दिमाग में सवाल ये आता है कि कोई हमें एंगल गिवन ही नहीं है, ठीक है? तो उस सवाल को दूर करने का तरीका है कि आपको पता है कि इट्स अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है? द रेगुलर वर्ड मींस दैट ऑल द साइड्स आर सेम, सो इट्स अ रेगुलर पेंटागन, व्हिच मींस कि आप सबसे पहले फाइंड आउट करें कि एक रेगुलर पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल होता कितना है। तो उसका अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। सो बिकॉज इट्स अ पेंटागन विच मीन्स इट्स 5 साइडेड शेप, तो n की जगह हम लिख देंगे 5। सो 5 - 2 इज 3 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 5, एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू 108 डिग्रीज। सो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 108। अगर ये 108 है तो ये वाला भी एंगल 108 के इक्वल होगा। एंड बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो ये बाहर वाला एंगल क्या बना, 72 डिग्रीज, और ये वाला एंगल भी क्या बना, 72 डिग्रीज, विच मीन्स कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, बेस एंगल सेम है। जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि 180 में से 144 को माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 36 डिग्रीज। माइसा का आंसर करीब था, लेकिन करेक्ट आंसर इज 36 डिग्रीज। इज इट क्लियर नाउ? यस। जी। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन वाले में इस तरह के सवाल आने, मैंने आपको हिंट करने के लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया, ठीक है? तब मैं आप लोगों से ना पहले रेगुलर पॉलीगॉन की वर्कशीट शेयर करता हूँ, आप लोग इसके सवाल करें।